नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपल अग्रवाल, न्यासी हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट आज एम्पावर्ड वुमेन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। आज हमारे साथ हैं जानी मानी साहित्यकार और समाज सेवी श्रीमती संध्या सिंह जी। श्रीमती संध्या सिंह जी ने हिंदी के अनेक विधाओं पर कार्य किया है और समाज सेवा के माध्यम से भी समाज के लोगों के उत्थान का कार्य कर रही हैं। संध्या सिंह जी को उनके कार्यों हेतु अनेक पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। संध्या जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम एम्पावर्ड वुमेन में। संध्या जी, सबसे पहले तो हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी साहित्यिक यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? क्या कोई विशेष प्रेरणा रही जिसने आपको साहित्य की ओर जाने के लिए प्रेरित किया? हाँ रूपल जी, जो मेरी अपब्रिंगिंग हुई, जो मेरा पालन पोषण हुआ, हमारे पिताजी बहुत प्रगतिशील विचारधारा के थे और बचपन से हमारे घर में सारी साहित्यिक पत्रिका हमारे आंखों के सामने से गुजरती थी, तो एक रुचि पैदा होती चली गई। ये अलग बात है कि वो जो एक बीज था वो बहुत देर से अंकुरित हुआ, बस ये बात है। बाकी जो साहित्य के प्रति रुझान था वो बचपन से हमारे पिताजी के द्वारा रोपा गया। तो आपके पिताजी भी साहित्य की तरफ रुझान रखते थे? वो भी साहित्यकार थे, कुछ लिखते थे? साहित्यकार नहीं थे, साहित्यिक अभिरुचि थी। हमारे पिताजी तो टैक्सेशन के एडवोकेट थे और गांव में थे। गांव को भी उन्होंने तरक्की करने की वजह से गांव में रहना उन्होंने पसंद किया, लेकिन हम लोगों को बहुत पढ़ाया। साहित्यिक रुचि भी, विज्ञान से उन्होंने हमारी जो पढ़ाई है वो हम सबकी विज्ञान से हुई है, हमारी बहनों की, भाई की। लेकिन हिंदी साहित्य की तरफ सारी उनकी विचारधारा थी और सारी पत्रिकाएं हमारे पास आती थी तब। उन दिनों धर्मयुग हो और आपका साप्ताहिक हिंदुस्तान है, कादम्बनी, नवनीत, ये सब आया करती थी, रीडर्स डाइजेस्ट। ऐसा माना जाता है कि जो लोग विज्ञान की तरफ रुझान करते हैं, जिनका विज्ञान के प्रति लगाव होता है, उनका साहित्य के साथ नाता टूट जाता है। तो विज्ञान की विद्यार्थी होने के बावजूद साहित्य की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? वो तो साहित्यिक पत्रिकाएं पढ़कर ही एक बीज अंदर था जो बो दिया गया था। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर जब हम विज्ञान से पढ़े तो वो साहित्य और विज्ञान का जो कॉम्बिनेशन है उसने हमें तथ्यात्मक रचनाएं दी। मतलब हम जो फैक्ट्स हैं उस पर आधारित हमारी कविताएं होती थी। कोई ऐसी काल्पनिक ये नहीं कि पेड़ पर मछलियां चढ़ गई, वो सब नहीं था। एक ऐसा कि जिसमें तर्क शामिल हैं, वैसी रचनाएं फिर हमारे द्वारा रची गई और हमारा रुझान भी इसमें रहा कि हम जो प्रतीक, बिंब जो प्रयोग करें वो फैक्ट्स हों, तथ्य हों उनमें। आपने कई तरीके की रचनाएं लिखी, जैसे मौन की झनकार, उम्मीदें द्वार पर दस्तक, और आपको कई तरीके के पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे अंकुर पुरस्कार, शब्द शिल्पी। तो जैसे मौन की झनकार, ये बहुत ही सुंदर शीर्षक है, तो इस काव्य संग्रह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जब मैं साहित्य की दुनिया में आई तो तब हमने फ्री वर्स कविताएं लिखना सीखा था और तब आखरों के शगुन पंछी पहली हमारी किताब आई। उसके बाद जो मौन की झनकार, उसके बीच का जो मेरा यात्रा थी, साहित्यिक यात्रा, उसमें मैंने छंदों पर काम किया। गीत हैं, गजल हैं, दोहे हैं, उनका शिल्प है, बहर है, मात्राएं हैं, सब पर काम किया। और तब ये मौन की झनकार जो है ये वो मेरी तपस्या का फल था कि वो निकल के आई। मौन की झनकार मतलब एक साइलेंट मोड से एक कुछ झनकती हुई विधा की तरफ। तो क्या मतलब है मौन की झनकार में आपने किस तरह की कविताएं लिखी है? मौन की झनकार का अगर आप साहित्यिक अर्थ देखें तो वो ये है कि जब कोई स्त्री चुप रहती है या कोई भी पुरुष भी जो चुप रहता है उसके अंदर बहुत शोर होता है, आवाज होती है, तो उसे सुनने की कोशिश करना और उसे अपने शब्दों में उतारना, ये तो एक मेरा प्रयास था साहित्यिक दृष्टि से। बाकी मौन की झनकार का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो ये है कि बिना किसी आवाज के झनकार उठना, और वो होती है सहस्त्रार पर एक मोक्ष के यात्रा में। तो ये उसका एक शाब्दिक अर्थ है मौन की झनकार का। बाकी मैंने चुप्पी को पढ़ने की कोशिश की, इसमें लोगों की चुप्पी पढ़ने की कोशिश। कुछ दो लाइन हमारे लिए अगर कुछ आपको याद हो तो इस काव्य संग्रह की। अब मैं अगर ये कहूँ कि स्त्री जो बंदिश में रही है, मेरा सबसे ज्यादा जो फोकस रहा, जो मेरा विचारों का केंद्र रहा, वो रहा कि स्त्री को उस बंदिश से बाहर निकालना, उस पाबंदी से बाहर निकालना। तो वो दो पंक्तियां मैं आपको बता देती हूँ कि उसमें दो पंक्तियों में, पिंजरे में सांसें घुटें चिड़िया करे गुहार, पिंजरे में सांसें घुटें चिड़िया करे गुहार, मुझे गगन की शर्त पर
हर जोखिम स्वीकार, बहुत बढ़िया। मुझे गगन की शर्त पर हर जोखिम स्वीकार। बहुत, तो आपके शीर्षक को पूरी तरह से रेट करता है, पूरी तरह से बताता है कि हाँ, आप क्या हाँ, कहना चाह रहे हैं। हाँ, कोई चिड़िया जब पिंजरे में होती तो वो चाहती है पिंजरा खोल दो, मैं सारा जोखिम जो भी है मैं उठाने के मैं लिए तैयार तैयार हूँ बिल्कुल। सामना करने को। आपकी एक और काव्य संग्रह है उम्मीदें द्वार पर दस्तक, इसमें उम्मीदें, उम्मीदें का क्या मतलब है? उम्मीदें का मतलब है, ये जो मेरा उम्मीदें द्वार पर दस्तक है, इसमें सारी रचनाएं या ज्यादातर मैं कहूंगी वो है भोर के ऊपर, सुबह के ऊपर। अच्छा, अच्छा। तो यानी कि जब हम सुबह उन्नीदे होते हैं उस वक्त सूरज दस्तक देता है, और उस दस्तक में वो क्या संदेश हैं, क्या प्रेरणाएं हैं, वो सब उस संग्रह में है। अच्छा, उस सुबह सूरज उगता है, हाँ, तो हमारे साथ उसकी कुछ बातें होती हैं, वो हमसे कुछ कहना चाहता है, हम उससे कुछ सुनना चाहते हैं। हाँ, तो वो जो एक भाव है वो आपने इस किताब में दिखाए हैं। बहुत अच्छे संध्या जी। और एक काव्यात्मक रचना है आखिरों के शगुन पंछी, इसमें किस तरह से आपने किस तरह का काव्य संग्रह किया? हाँ, ये मेरा सबसे पहला काव्य संग्रह है। अभी बात हुई जैसे जी, कि इसमें फ्री वर्स कविताएं हैं, लेकिन जो मेरा फोकस है या जो मेरी वरीयता है वो स्त्री की चुप्पी को पढ़ना, उसके अंदर का जो मौन है, वो क्या चाहती है, वो सारी कविताएं हैं, लेकिन वो किसी उसमें नहीं है, किसी फ्रेम में नहीं है, किसी विधा में नहीं है। वो फ्री वर्स कविताएं हैं जिनको हम समकालीन कविताएं बोलते हैं, लेकिन आवाज उसमें स्त्री की है। आपने जितनी भी रचनाएं लिखी हैं वो ज्यादातर काव्य संग्रह है, तो काव्य संग्रह की लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको कि आपको कविताएं ही लिखनी? ये तो ईश्वर का, मैं इसको एक आशीर्वाद कहूंगी कि वही गढ़ता है हमें उस तरह से कि मेरा रुझान साहित्य, जितनी भी किताबें पढ़ी उनमें गद्य पढ़ते हुए भी गद्य की तरफ रहा, और हमेशा किताबों में सबसे पहले कविताएं पढ़ती थी, फिर कहानियां या उपन्यास या धारावाहिक जो भी थे वो पढ़ती थी। तो ये भीतर से ईश्वर की देन था, उनके साथ ही मेरे भीतर रहा होगा। आपने काव्य रचनाओं के साथ दिव्यांगों की पत्रिका के लिए भी काम किया जिसका नाम है कल के लिए, कल के आपका अनुभव कैसा रहा? कल के लिए पत्रिका, हाँ, ये मैं कहूंगी कि मैं दरअसल रूपल जी, जब हम साहित्य लिखते हैं तो वो हम अपने ख्यालों से लिखते हैं, अगर घर में बैठ के लिख रहे हैं, लेकिन जब हम समाज से जुड़ते हैं तो वो एक आपकी वास्तविक पिक्चर है समाज की, और सीधे सीधे हम उन संवेदनाओं से जुड़ते हैं जिनको तकलीफ है। तो मैं चाहती थी कि मैं कुछ सामाजिक कार्य करूं और उसके जरिए मैं उन संवेदनाओं को सामने करीब जाकर देखूं, लोगों की, उसको पढ़ने की कोशिश करूं, उसको दूर करने की कोशिश करूं। तो कल के लिए पत्रिका, जिसके संपादक जय नारायण बुधवार जी हैं, जो उन्होंने दिव्यांगों के लिए पत्रिका निकाली, खुद भी उनकी लाइफ में तकलीफ रही, तो मैं वहां जुड़ी। और दिव्यांगों की पत्रिका से जुड़ने का मतलब ही ये था कि मैं दिव्यांगों के लिए काम कर रही हूँ, तो वो मैं जरूर, मेरी संवेदनाएं उभर के आई जब मैंने ये देखा। मैं ब्लाइंड स्कूल गई तो मैंने देखा कि जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनकी डे टू डे लाइफ की जो दिक्कतें हैं, जो जिस तकलीफ से वो गुजरते हैं, वो मेरे सामने आई। जब ऑटिस्टिक स्कूल में गई तो वहां देखा जो स्पेशल बच्चे हैं उनके माँ बाप की तकलीफ, उनका, उन बच्चों का बिहेवियर। तो मैं बहुत करीब से जुड़ने के बाद मुझे ये लगा कि अब हम अगर कुछ लिखेंगे तो वो ज्यादा सच्चाई के साथ सामने आएगा अगर उनके बारे में लिखेंगे। तो सामाजिक कार्य हर साहित्यकार को जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत करना चाहिए, जिससे वो सीधा जुड़े, बिल्कुल समाज से सीधा जुड़े। आपको आपके उत्कृष्ट कार्यों के लिए अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया, जैसे दुबई में अंकुर पुरस्कार, शब्द शिल्पी सम्मान। ये आपका अनुभव कैसा रहा? किस तरह से इसने आपकी रचनात्मक यात्रा को प्रेरित किया? मुझे लगता है कि कोई भी सम्मान या कोई भी पुरस्कार एक रचनाकार के लिए एक पायदान होता है, या ये कहिए कि वो बूस्टर डोज है कि वो उससे ताकत महसूस करता है। तो निसंदेह मुझे उससे प्रेरणा मिली, और एक ये हौसला भी मिला, एक चुनौती भी मिली कि मुझे आगे इससे अच्छा करना है, इससे अच्छा लिखना। और शब्द शिल्पी तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी तपस्या पर किसी ने मोहर लगाई, क्योंकि मैंने छंद साधने में, जो शिल्प को साधने में जो काम किया था, मुझे बहुत प्रेरणा मिली जब शब्द शिल्पी का मुझे सम्मान मिला। स्त्री लेखन पर मिले सम्मानों को आप किस दृष्टिकोण से देखती हैं? क्या स्त्री अनुभवों की अभिव्यक्ति में आज भी चुनौतियां हैं? स्त्री का दरअसल जो इतिहास है बहुत पुराना है पाबंदी का। अब हम अगर इस पर जाएंगे वो कब से है, तो वो
मुगल पीरियड से ज्यादा बढ़ा। उसके बाद स्त्री बंदिशों में ही रही, चाहे वो ब्रिटिश रूल रहा चाहे आज तक बहुत सारे उसके ऊपर रूढ़ियां ला दी गई। मुझे ये लगता था कि वो उन रूढ़ियों से बाहर निकले और जो भी उसके अंदर टैलेंट हो, वो चाहे पेंटिंग का हो, चाहे नृत्य का हो, चाहे कुकिंग का हो, वो जो भी टैलेंट है वो दुनिया के सामने आना चाहिए। उसकी वो उन रुकावटों से लड़े, उन रुकावटों को दूर करे जो उसके टैलेंट की या उसकी पहचान में आड़े आ रही है। तो मेरी रचनाओं में ज्यादातर फोकस यही रहा कि स्त्री अपनी आइडेंटिटी को लेकर जागरूक हो और बाधाएं पहले देर देखिए ना, ड्योढ़ी से पहले भी बाधाएं हैं चौखट में उसकी, सही बात। पहले उन बाधाओं को दूर करे और फिर बाहर भी जो बाधाएं हैं फिर उनको दूर करे और अपनी पहचान बनाए। तो आप मानती हैं कि आज भी चुनौतियां हैं स्त्रियों के सामने अपने आप को साबित करने की और अपने आप को, जैसे अपने आपने काव्य संग्रह में भी अपने लिखा है स्त्रियों के बारे में? चुनौतियां तो बहुत हैं अभी भी। दरअसल रूपल जी ये सत्तात्मक समाज है, पैट्रियार्की से अभी हम पूरी तरह मुक्त नहीं हुए और मैं ये कहूंगी कि उस पितृसत्ता से जूझकर पुरुष के बराबर खड़ा होना ये चुनौती आज भी है, हालांकि बहुत हद तक ये कम हुई है। ये मैं जरूर कहूंगी कि इस चुनौती से जूझते जूझते स्त्री थोड़ा सा आगे निकल गई अपनी मंजिल से। उसकी मंजिल थी बराबरी तक आना, स्वतंत्रता पाना, की मंजिल उद्दंडता नहीं। तो अभी वो थोड़ा झोंक में आगे निकल गई, मुझे लगता है धीरे धीरे समझ आएगी तो फिर संतुलन बनेगा। तो अभी हाँ, ये जरूर है कि चुनौती है उसके सामने। जो पिछड़ी हुई स्त्रियां हैं अभी बहुत लड़ाई उसको लड़नी, चरित्र पर लांछन लगने लगते हैं बहुत जल्दी। आज एक हमारा जो समाज है वो अन्य भाषाओं के प्रभाव में है, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो रशियन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, हर तरह की भाषाएं सिखाई जा रही हैं स्कूलों में। इस प्रकार के समाज में आप हिंदी कविता को किस रूप में देखती हैं? क्या आधुनिक मंचीय कविता जो आज लोग मंच पे पढ़ रहे हैं कविताओं को, और जो एक गंभीर साहित्यिक कविता होती है, उसमें कोई अंतर है? आप कुछ महसूस करती हैं उनमें कोई अंतर? बहुत जरूरी और ऐसा प्रश्न जिस पर थोड़ी लंबी बात भी हो सकती है। अगर अभी भाषाओं पर ना जाएं, अब अभी हम हिंदी भाषा की बात करें। जब हम छोटे थे, मैं बिल्कुल ऐसे बता रही हूँ कि आप घटना से सुनिएगा कि जब हम छोटे थे तो हमारे मंच पर ओम ठाकुर और शरद जोशी मंच पर थे। शरद जोशी जो हास्य रस है उसका सारा जिम्मा शरद जोशी संभालते थे। तो आप ये सोच सकती है कि उस वक्त मंच का स्तर क्या रहा होगा, कि कितने साहित्यक लोग मंच पर थे और किस तरह से साहित्य और जो व्यावसायिक मंच ये एक दूसरे के पूरक थे। तब धीरे 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 बाजारवाद आया। बाजारवाद ने जो स्पॉन्सर्ड मिले आपके मंचीय कविता को, उन्होंने इसे फूहड़ बना दिया। इन्होंने उसे आम जनता के लिए सहज उपलब्ध करा दिया। जो उसका मानसिक विकास होना था उससे साहित्यक लोगों को सुनकर, वो उससे वंचित रह गया। ये समाज जो अब मैं 20-30 साल से देख रही हूँ, इसमें साहित्य की दुनिया और मंच की दुनिया में बहुत दरार आ गई। तो ये दुखद है। बहुत लोग इसकी कोशिश में लगे हैं कि ये तरह से इस खाई को पाट दिया जाए, लेकिन व्यापार जो है, वो जो बाजारवाद है, वो सबसे बड़ी अड़चन है इसमें और स्तर गिरा है कविताओं का। अब मैं छोटी सी बात कहूंगी आपको कि शरद, ये जो आपके राहत इंदौरी सिर्फ अपनी कविताओं के बल पर मंच के राजा बने, शहंशाह। उनके देखने का कोई इसमें जो कैसे दिखते थे ये वैल्यू नहीं करता था। लेकिन आज की तारीख में स्त्री कैसी दिखती है और स्त्री की उम्र क्या है, ये बहुत घटिया पैमाना हो गया मंच के लिए। तो ये मैं जरूर कहूंगी कि ये पैमाना जरूर टूटना चाहिए और एक अच्छा लिखने वाला साहित्यकार कैसा भी दिखता हो, किसी भी उम्र का हो, उसे अपनी बात कहने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। सही बात कह रही हैं आपकी। मतलब औरत चाहे अगर उसका पहनावा या वो अच्छी नहीं दिख रही है तो आज वो मंच पर चढ़ने लायक नहीं, वो मंच पर नहीं है। लेकिन जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है वो यही देखती है कि एक औरत जो है वो सच संवर के मंच पर। आप ये देखिए, छोटी सी बात है, 95 के हमारे गोपाल दास नीरज जी 95 साल के व्हील चेयर पर मंच पर जाते रहे, और स्त्री आप देखे तो 50 साल के बाद को जैसे रिटायर मान लिया जाता है मंच के नजर से। साहित्य में स्वागत है, आप कैसे भी दिख रहे हैं, आप अच्छा लिख रहे हो और आप समाज के लिए एक महत्वपूर्ण लेखन कर रहे हैं, तो फिर आपका स्वागत है। सोशल मीडिया आज के दौर में बहुत आम हो चुका है। आज जो कुछ भी दिखता है वो सोशल मीडिया के नजरों से ही देखा जाता है। तो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने कविता को कितना बदल दिया? मुझे सोशल मीडिया से बहुत लाभ हुआ।
और हर किसी को लाभ होगा अगर वो उसको संयम के साथ इसका इस्तेमाल करेगा। तो डिजिटल ने हमें कहीं से कहीं पहुंचा दिया, हमारी कविताओं को विस्तार दिया, हमें पाठक दिए और हमें त्वरित प्रतिक्रिया मिलती है। बिल्कुल। जो प्रतिक्रिया कभी पत्रिका में छपने के बाद पाठक चिट्ठी डालता था, फिर वो चिट्ठियां छपती थी अगले अंक में, और अभी क्या है, हमने कविता पोस्ट की और हमें प्रतिक्रिया मिली पाठक की, तो बहुत प्रेरणा मिलती है इस चीज से, बहुत अच्छा जैसे है। कि हम कहते हैं कि हर चीज के दो पहलू होते हैं और सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। हाँ, तो कहीं ना कहीं इसका बिल्कुल, सकारात्मक लाभ भी हमारे लिए है जो सोशल मीडिया आज इस तरह से प्रभावी हो रही है, हाँ। और कहीं ना कहीं नकारात्मक पहलू भी है जिसने लोगों की जिंदगी तक को बदल दिया है। सही कह रही हैं संध्या जी आप। आज के समय में बहुत युवा कवि और कवियत्री उभर कर आ रहे हैं जो नए नए तरीके की कविताएं लिख रहे हैं, तो उनमें क्या आप किसी युवा कवि या कवियत्री से प्रभावित हैं? और क्या गुण होना चाहिए युवा कवि या युवा लेखिका में जिससे वो अच्छा साहित्य लिख सके? इसमें मुझे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मुझे उदय प्रताप जी बहुत अच्छे कवि हैं। एक बार एक वक्तव्य में उन्होंने एक बहुत सोने जैसी बात कही थी जो मैं जरूर सब तक पहुंचाना चाहूंगी, बाकी आपकी बात का जवाब दूंगी। उन्होंने कहा था कि रचनाकार जो लिखता है अगर उसकी प्रस्तुति थोड़ी हल्की भी है तो सुनने वाले की जिम्मेदारी है ये कि वो उस रचना को पूरी तरह से आत्मसात करे और उस रचना का जो एक उद्देश्य है आप तक पहुंचाने का, वो जो सुन रहा है वो उसे उसकी प्रस्तुति से ना जाके उसके प्रस्तुति के पीछे वो शब्द क्या कहे उस तक जाए। ये तो हुआ श्रोता का धर्म, और मुझे लगता है कि श्रोता का धर्म भी श्रोताओं तक पहुंचना चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कही युवा कवि या कवियत्री, हाँ, युवा कवि और कवियत्री जो हैं वो, रूपल जी बहुत भटकन है, मैं नहीं कह सकती। बड़ा कभी कभी निराशा भी होती है मुझे। मैं तो खुद यात्रा में हूँ, इसलिए मैं, हम सब यात्रा में हैं तो हम किसी को बहुत जल्दी खारिज भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि कुछ नए लोगों में, अगर मैं कहूँ, मैं नए लोगों में जिनको पढ़ रही हूँ, एक रश्मि भारद्वाज है दिल्ली की, जिनकी कविताएं मुझे लगता है कि पढ़नी चाहिए, लोगों तक जानी चाहिए। बाकी गीतों में काफी सारे लड़के लड़कियां हैं तो समझ में नहीं आ रहा। मैं, मुझे ये भी लगता है किसी एक को का नाम लेने से कोई दूसरे के साथ अन्याय ना हो जाए, सिर्फ ये भी बात है। लेकिन हाँ, रश्मि भारद्वाज का नाम इसलिए आया कि बहुत सिग्निफिकेंट उसकी कविताएं हैं जो अपनी बात कहती हैं। आप आजकल किस प्रकार की रचनाओं पर कार्य कर रही हैं और आगे भी करना चाहती हैं? मेरी रचनाओं के विषय पहले तो कोई भी रचनाकार जब लिखता है तो खुद से शुरू करता है, अपने आप से शुरू करता है। अपने बारे में लिखा, फिर मुझे लगा नहीं, अपने बारे में नहीं, दुनिया के बारे में लिखना चाहिए। जब दुनिया के बारे में लिखना शुरू किया तो लगा ये तो मेरी बात थी, कहीं मैं भी समग्रता में ही शामिल, तो मुझे कहीं फिर ये भी नहीं लगा कि मैंने अपने बारे में लिखा तो गलत किया, क्योंकि हम सब एक ही दुनिया है जो उसी के सब हिस्सा है छोटे छोटे। तो जब समाज से जुड़ी तो मैंने तमाम स्त्रियां थी उनके ऊपर भी लिखा। जब आपका कवि हृदय ढूंढता है तो वो रास्ता चलते हुए उसको विषय मिलते हैं। तो एक बार ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके थे, मैं बड़े ध्यान से उस लड़के को देख रही थी जो खाना खिला रहा था छोटा सा, तो उसको देखते देखते रचना बनी। तो एक दृष्टि मेरा मतलब है। फिर वो बहुत अपनी आपकी जो मेड काम करती हैं, जो मजदूर काम करते हैं, जो बच्चे सताए जाते हैं, जो स्त्रियां सताई जा रही हैं, बहुत सारी चीजें फिर विषय सब पर लिखा थोड़ा थोड़ा। नहीं, एक साहित्यकार की जो नजर होती है वो हर जगह साहित्य खोज लेती है, तो आपने, हाँ, वो खोजी हो जाता है, वो जैसे उसमें आपने अपने लिए साहित्य खोज मैंने कहा ना, उसकी नजर खोजी हो जाती है, ढूंढती रहती है कुछ। बिल्कुल। आप एक साहित्यकार हैं लेकिन समाज सेवा भी कर रही हैं, तो समाज सेवा की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? समाज सेवा तो मुझे लग रहा है एक हृदय में, एक संवेदनशील जो व्यक्ति है के हृदय में जरूर ये भावना रहती होगी कि वो कुछ करे। और कहते हैं ना कि कलम से किया तो क्या किया, कलम से किया हुआ अपने आप में संपूर्ण कार्य नहीं है। और जब आप समाज से जुड़ने के लिए या समाज के अंदर उसकी परतों को खोलने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप सही मायनों में अपनी कलम को भी सही दिशा देते हैं। बहुत करीब से आप उन संवेदनाओं को देखते हैं जिनको आप कभी काल्पनिक रूप से लिख रहे थे अपने घर में बैठ। तो समाज का कार्य बहुत जरूरी है लिखने वाले के लिए, मैं तो यही कहूंगी। और मुझे खुद पर भी कुछ ऐसा ही साबित हुआ मेरे साथ भी कि मेरी रचनाओं को दिशा मिली,
जब मैंने समाज का कार्य किया। आज का यह संवाद हेल्प यू एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। आप ट्रस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं 10 साल से जिस तरह मैं हेल्प यू ट्रस्ट का काम देख रही हूँ, और जिस तरह वो समाज सेवा के बहुत सारे पहलू हैं जिनसे जुड़ा हुआ है। खास तौर पे मैं ये कहूँगी कि जो हमारी धमनियों में जो रक्त बहता है, जो खून जो बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हेल्प यू ट्रस्ट ने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। बहुत रक्त देने के लिए प्रेरित किया है लोगों को, ब्लड डोनेशन के लिए काम किया है, और भी कई दिशाएं हैं जिस तरफ उनका कार्य है। वृद्धाश्रम से जुड़ना, या कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराना, या छोटे बच्चों के साथ जाके वक्तव्य देना, स्कूल में जाना, और उनको एक तरह से सही शिक्षा देना कि वो भटकाव से बचें किसी भी तरह के। बहुत सारी चीज़ों के कोलैबोरेशन से हेल्प यू ट्रस्ट ने काम किया है, और मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस हेल्प यू ट्रस्ट से जुड़ी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आज का एम्पावर्ड वुमेन सीरीज हम यही समाप्त करते हैं और आगे फिर जुड़ेंगे आपके साथ एक नए संवाद के साथ। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।